अधिकतर प्राकृतिक आपदाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनमें इंसान का ही हाथ होता है। लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो प्योरली इंसान के द्वारा क्रिएटेड होती हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मेजर डिजास्टर रही ह्यूमन हिस्ट्री में जो कि प्योरली जो है इंसान के द्वारा ही क्रिएटेड रही, उसके द्वारा बनाए गए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे वो आपकी केमिकल फैक्ट्री हो ना, वहाँ पर कुछ रीजंस की वजह से, कुछ उस समय के कॉज की वजह से हमें बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं देखने को मिली। और ये क्वेश्चन जो है बच्चे आपका, मैं भी आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी सेशन में। तो क्वेश्चन 2019 में अगर आप देखोगे 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था आरआरबी जेईई का, वहां पे पूछा गया था। उससे पहले जो 2015 में हुआ था वहां पे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशन में मेजर मैन मेड इंसिडेंट या फिर डिजास्टर है वो कौन कौन सी है। आपको बस नाम याद रखना है और किस प्रकार की आपदा है वो आपको याद रखना है, कहाँ पर हुई है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो मेजर मैन मेड इंसिडेंट या फिर डिजास्टर में जो सबसे पहले बच्चे आपकी आती है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2015 2019 लगातार जो है 2 साल इसका क्वेश्चन बना है। यह है आपका भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस ट्रेजेडी, नाम से समझ में आ रहा होगा मध्य प्रदेश में है भोपाल। ये 1984 की घटना है और इसके कंक्लूजन के बाद या फिर इसके बाद ही, मतलब इस घटना के बाद में ही भारत का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का वो बना था, है ना। उससे पहले जो है आपकी ये घटना हुई थी। तो इसमें क्या हुआ बच्चे, सबसे दुनिया के सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इसे कहा जाता है। 2-3 दिसंबर का दिन था, ठीक है, रात में ये घटना हुई थी और 1984 की बात है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वहां पे घटना हुई थी। तो वहां पे बच्चे आपका क्या है, एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी जो है आपका फर्टिलाइजर बनाती थी। अब फर्टिलाइजर बनाने के लिए पेस्टिसाइड्स बनाती थी। तो उसको बनाने के लिए वो मिथाइल आइसोसाइनाइड इस्तेमाल करती थी, है ना, जो कि एक बहुत ही जहरीली गैस होती है। और इस गैस को जो है आपका बड़े बड़े टैंकर्स में, चैम्बर्स में बंद करके रखा हुआ था। तो एक लीकेज के कारण, मेंटेनेंस ना होने के कारण, लीकेज के कारण ये गैस जो है भोपाल में पूरी हवा में फैल जाती है और बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ती है। ठीक है, तो 1000 डाइड इंस्टेंटली, है ना, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मर गए थे। और उसके बाद जो है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, सर्वाइवर जो बच गए थे उनके जीन में जो है आपका डिसऑर्डर बहुत समय तक नजर आया था। तो यह है आपका भोपाल गैस कांड। इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक तो आपको कंपनी का नाम याद रखना है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये रिस्पॉन्सिबल कंपनी थी। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल गैस थी उसको जो है एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और कब हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 1984 में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है बच्चे। और जितनी भी मैन मेड डिजास्टर है उनमें से जो है आपका बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मतलब वर्स्ट जो है इसी को माना जाता है पूरी दुनिया भर में। ठीक है, उसके बाद बच्ची अगली घटना है चेरनोबिल डिजास्टर, 1986 में हुई थी। और इसकी जो लोकेशन है ये है यूक्रेन में। यूक्रेन उस समय यूएसएसआर का पार्ट था, है ना। आज के डेट में तो आपका रसिया यूक्रेन अलग अलग है, लेकिन यूक्रेन उस समय यूएसएसआर का पार्ट था। और यहाँ पे जो है आपका एक जगह है बच्चे आपका प्रिप्यात, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, मतलब कि फट गया न्यूक्लियर रिएक्टर, रिएक्टर नंबर 4 था। ठीक है, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी टेस्टिंग चल रही थी और उस दौरान जो है आपका ये रिएक्टर नंबर 4 जो है इसमें एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस तरीके के जो केमिकल्स है इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पर रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ना। और बहुत ही ज्यादा जो है आपके वो खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले तो बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे जो रेडियो एक्टिव था, है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है आपका अक्रॉस द यूरोप वो आपका फैल गया, है ना, फॉल आउट हो गया उसका। और उसके बाद जो है आपका बहुत सारे जगह, मतलब चेरनोबिल को तो आप आज भी अगर देखोगे ना तो ये एक्सक्लूजन जोन है, मतलब कि किसी को जाना नहीं है यहाँ पे, है ना। आज तो फिर भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन इसको जो है आपका छोड़ दिया गया, किसी को भी यहाँ पे जाने से जो है आपका मना कर दिया गया और इस पूरी जगह को जो है आपका एक्सक्लूजन जोन के रूप में क्रिएट कर दिया गया, मतलब पूरी तरीके से छोड़ दिया गया, है ना। तो ये आपको याद रखना है चेरनोबिल, और ये हुई थी बच्चे आपकी यूक्रेन में 1986
1986 में। उसके बाद है आपका फुकुशिमा डिजास्टर, और ये रिसेंटली आपकी खबरों में भी रहा, पहले देख लेते हैं इसके बारे में। तो 2011 में जापान में एक जगह बचे फुकुशिमा, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब यहाँ पे भूकंप आता है 2011 में, ठीक है, साथ में जो है आपके सुनामी भी आती है। तो भूकंप के कारण, सुनामी के कारण जो है आपका यहाँ पे जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आग लग जाती है ना, एक्सप्लोजन हो जाता है, बहुत सारी जो है आपकी गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे वही है कि पैसिफिक ओशन में जो है आपका कंटामिनेशन, मतलब मैसिव कंटामिनेशन हो जाता है ना। बहुत सारे प्रकार के जो केमिकल्स हैं पैसिफिक ओशन में, आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर जो है फैल जाते हैं। लगभग आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मैसिव इवैक्यूएशन, मतलब लगभग यहाँ पे 1.5 लाख से ज्यादा लोग है ना इस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो है यह साइट थी फुकुशिमा में। और अभी जो है आपका 2026 में दोबारा से यहाँ की सरकार क्या कर रही है, 2026 में, 2011 में जो है आपका छोड़ा हुआ पूरी तरीके से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है ना। तो आई थिंक ये कुछ हद तक जो है ऑपरेशनलाइज दोबारा से हो गया है। तो याद रखना ये चर्चाओं में भी है। तो फुकुशिमा डिजास्टर कब हुई थी, 2011 में। उसके पीछे जो रीजन था ना, वो उस समय जो है आपका अर्थक्वेक था, सुनामी था, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा नुकसान हुआ, ऑब्वियसली बात है कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगेगी, जो यहाँ से चाहे वो वेस्ट रिलीज हुआ, यहाँ पे केमिकल रिलीज हुआ है ना, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है इसने पानी को कंटामिनेट किया, पूरे जो है आपका हर तरीके का पॉल्यूशन यहाँ पे हुआ। तो लोग यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए नहीं रह पाते हैं ना। तो सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ से इवैक्यूएट हो गए। ये बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगली घटना है आपकी लव कैनाल डिजास्टर, 1978 में होती है ये, और ये केमिकल वेस्ट बरियल। बच्चे यहाँ पे एक याद रखना आप, नियोग्रा फॉल है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, यूएसए। तो यूएसए में जो ये वाला आपका पार्ट है, यहाँ पे एक छोड़ी हुई नहर थी, इसका नाम था लव कैनाल, है ना, कैनाल थी, इसको छोड़ा हुआ था, मतलब इसमें जो है आपका ऑपरेशनल नहीं थी, चलती नहीं थी। तो एक हुकर केमिकल कंपनी थी, इन्होंने क्या किया कि 21,000 टन का टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वो यहाँ पे डंप कर दिया। जो ये एबंडन कैनाल थी, छोड़ी हुई जो कैनाल थी, यहाँ पे डंप करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ा हुआ था। तो जब जो है इसके आसपास जब लोग बसने लगे, हाउसिंग जो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने लगी, तो वो जो टॉक्सिकेशन था वो लोगों तक पहुंचा, ठीक है। और ये भी जो है बच्चे आपका ह्यूमन हिस्ट्री में केमिकल वेस्ट बरियल का सबसे बड़ा एग्जांपल है। वैसे वेस्ट बरियल तो आपका बहुत जगह होता है ना, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में एक ही जगह, और वो भी इसलिए कि कोई नहीं रह रहा है यहाँ पे। तो एबंडन इन्होंने कैनाल में किया था, लेकिन लेटर मतलब बाद में बच्चे जब हाउसिंग के लिए इस्तेमाल होने लगी, जगह इस्तेमाल होने लगी, तो टॉक्सिकेशन जो है लोगों के संपर्क में आने लगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंपैक्ट इसका क्या रहा, उच्च मृत्यु दर, बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोग लगातार जो है मरने लगे। और इनिशियली तो पता भी नहीं लगा कि किस रीजन से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका देखा कि जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है, मैसिव हो गई है, तब जाकर के बच्चे आपका यहाँ पे ये रीजन पता लगा है ना। बट जो बर्थ थे, मतलब एक तो डेथ रेट भी हुए, मिसकैरेजेस होने लगी वुमेन्स की, ठीक है, और जो बच्चे जन्म ले भी रहे थे ना वो भी डिफेक्टेड थे, है ना। तो ये आपका होने लगा। उसके बाद जो है आपका यूएसए में इसके बाद, इस घटना के बाद में एक एक्ट आया था जिसे कहते हैं सुपर फंड एक्ट, ठीक है, याद रखना, सुपर फंड एक्ट इसके बाद ही आया था 1978 के बाद। उसके बाद है बच्चे आपका डीप वाटर हॉरिजन 2010, इसका नाम शायद आप लोगों ने कभी सुना हो। तो डीप वाटर हॉरिजन बेसिकली क्या है आपका, ये ऑयल स्पिल की घटना है, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री तेल रिसाव। ऑयल स्पिल में आपका क्या होता है कि किसी भी वजह से, चाहे वो आपका क्रूड ऑयल है, किसी भी लेवल का, किसी भी स्तर का क्रूड ऑयल है, अगर बच्चे वो समुद्र की सतह पर फैल जाए किसी भी रीजन से, उसे ऑयल स्पिल कहा जाता है। और बेसिकली मरीन इकोसिस्टम के लिए जो है आपका वो एक श्राप है, मतलब मरीन इकोसिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करने वाला एक घटना है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका समुद्री तेल रिसाव की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, डीप वाटर हॉराइजन इसे कहा जाता है। हुआ कहाँ पे था, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। मैक्सिको की जो खाड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, वहां पर हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बीपी ड्रिलिंग रिंग में विस्फोट के दौरान लगभग 87 दिनों तक, 87 डेज तक जो है आपका लगातार, है ना, 4.9 मिलियन बैरल ऑयल जो है आपका वो रिसता रहा, ठीक है। और कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। अब इसके कारण क्या हुआ कि मैंने कहा कि इकोसिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो वहां पे जो है आपकी मैसिव डेथ ऑफ डॉल्फिन्स, है ना, टर्टल्स, जो वहाँ पे कोरल लीव्स थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, जो वहाँ पे समुद्री जीव थे वो जो है आपके पूरी तरीके से खत्म हो गए, ठीक है। तो ये हुई बच्ची आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑयल स्पिल की सबसे बड़ी घटना है, इसे कहा जाता है डीप वाटर हॉराइजन। उसके बाद है आपकी इटाई डिजीज 1912 से लेकर के 1960 से लेकर के 1912 तक
तो यहाँ पे क्या हुआ, कैडमियम पॉइजनिंग। कैडमियम बच्चे आपका एक तत्व है, एलिमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो एक चीज थोड़ा सा याद रखो इसके बारे में बच्चे, आपका जो इटाई डिजीज है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो इटाई जो है ये जापानीज है। ये जो शब्द है ना इटाई का मतलब होता है इट हर्ट्स। ठीक है, इसका जो इंग्लिश में अनुवाद में आपको बता रही हूँ, तो जापानी शब्द है, जापान में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो हुआ क्या एक्चुअल में, जापान में जिंजू नदी थी। अब नदी में जो है आपका खनन होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है, तो खनन माफियों ने, खनन कंपनीज ने यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में खनन कर दिया कि कैडमियम जो है आपका वो उत्सर्जित होने लगा। ठीक है, कैडमियम तक जो है उसकी पहुंच हो गई, और कैडमियम जो है बहुत बड़ी मात्रा में बचे आपका यहाँ पे जिंजू रिवर में क्या हो गया, उत्सर्जित हो गया। ठीक है, अब कैडमियम बहुत ही ज्यादा विषैला होता है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, जो हड्डी मतलब जो इन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आया इटाई डिजीज जो लोगों को होने लगी, क्योंकि पानी में बहुत बड़ी मात्रा में कैडमियम आ गया। अब लोग जो है आपके जब पानी को पिए तो उनको जो है बीमारी हो जाए। ठीक है, तो उसमें आपको बीमारी में क्या होता है कि बाकी सारे सिम्टम्स तो हैं, लेकिन लोगों की हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है ना, हड्डियां कमजोर हो गई तो बहुत ज्यादा पेन रहने लगा शरीर में, इसीलिए जो है इस बीमारी का नाम है इट हर्ट्स। तो उसे कहा जाता है इटाई। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी बीमारी हुई और हड्डियां जो है आपकी बहुत बुरी तरीके से जो है आपको ब्रूटल हो गई, मतलब किसी ने खट्टे से मारा हड्डी टूट गई है ना, इस तरीके जो है कंडीशन हो गई, आसानी से जो है हड्डियां टूटने लगी, हड्डियां कमजोर हो गई बेसिकली। तो ये हुई आपकी जिंजू नदी में खनन के कारण। ठीक है, और ये है आपका कैडमियम पॉइजनिंग। ठीक है, इटाई डिजीज कहा जाता है। अगला आपका वाइजैक गैस लीक 2020 है, तो आपका रिसेंट ट्रेजेडी है। देखो मई 7 2020 का समय है, प्लेस है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। यहाँ पे बचे आपका एक एलजी पॉलीमर प्लांट था, है ना, पॉलीमर प्लांट था। इस पॉलीमर प्लांट से स्टाइरिन गैस ये जो है आपके रिलीज होने लगी, है ना, इसका रिसाव होने लगा। रीजन क्या बताया यहाँ पे कि कोविड-19 जब लॉकडाउन लगा, तो कोविड-19 के दौरान अब मेंटेनेंस के लिए तो लोगों को रखने के लिए पैसा नहीं था, बहुत सारी कंपनीज ने अपने जो एम्प्लॉयज थे उनको हटा दिया था काम से, है ना, तो वही यहाँ पे हुआ कि मेंटेनेंस में जितने भी लोग रहे होंगे सबको जो है आपका हटा दिया गया। तो ये रीजन दिया गया कि कोविड-19 में इस स्टोरेज की जो मेंटेनेंस थी वो इम्प्रॉपर रही, है ना, लोगों के ना होने के कारण से मेंटेनेंस नहीं हुई, और जिसके कारण जो है आपका ये लेड टू पॉलीमराइजेशन या फिर आपके गैस रिलीज, ये घटना यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की वजह डेथ हुई। ठीक है, उसके अलावा जो है आपके बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज भी किया गया। ठीक है, और ब्रीथिंग इश्यूज जो है लोगों में देखने को मिला। तो ये हुआ आपका वाइजैक में स्टाइरिन गैस के लीक के कारण, और रीजन बताया गया इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर आपका कह सकते हैं स्टोरेज जो है उस दौरान ढंग से मैनेज नहीं कर पाई कंपनी। उसके बाद बचे आपका है ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन 1952। ये भी जो है लंदन में एक तरीके से आंखें खोलने के लिए आया था, क्योंकि यही दौर था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपका बिल्कुल अपने पीक में था। ठीक है, अब आपको पता है ना कि यूरोप में सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकरण की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो जहां पे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, ऑब्वियस सी बात है कि पॉल्यूशन भी सबसे पहले इन्हीं लोगों ने जो है फेस किया होगा, है ना। तो 1952 में आपका क्या हुआ, सर्दियों का समय था, अधिकतर जो है लंदन में उसे ठंड तो रहती है, तो कोल्ड वेदर जो है आपका विंडलेस कंडीशन यहाँ पे हो गई, और पॉल्यूटेंट जो है ना, कोल्ड वेदर के कारण जो फॉग होता है ना सर्दियों में, वो जो है स्मॉग बन गया, है ना। स्मॉग कैसे बना, वो जो है बच्चे आपका एक बर्निंग फॉर्म के एक स्मॉग के तौर पे जो है आपका पूरे फॉग के साथ में, है ना, वो जो है आपका पॉल्यूटेंट क्या हो गया, पूरे जम गए, मतलब कि आपस में जो है आपका वो चिपक गए। तो इस तरीके से कोहरा भी हुआ, धुंध भी हुआ, और साथ में जो है आपको कोहरा कैसा है कि वो सर्दियों वाला कोहरा नहीं है कि जिसमें नमी होगी, उसमें है पॉल्यूटेंट, मतलब कि इस कोहरे में जो है सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तो इस तरीके का फॉग जो है, स्मॉग कहते हैं वैसे इसको, है ना। तो ग्रेट स्मॉग की घटना बच्चे लंदन में 1952 में हुई थी, और बहुत सारे लोग, मतलब 12,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अधिकतर आप लोगों को पता है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वहां पे तो बिल्कुल काउंटलेस जो है आपके इम्पैक्ट होते हैं, है ना, क्योंकि 12,000 तो चलो वो है जिनकी डेथ हुई, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट है या फिर उस दौरान जो आपके लोगों ने इस चीज को फेस किया होगा, उनके इफेक्ट तो कोई मतलब कैलकुलेटेड ही नहीं है ना, उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो लगभग 12,000 डेथ बच्चे यहाँ पे हुई, और उसके बाद जो है आपका लंदन में क्लीन एयर एक्ट आया 1956 में। क्लीन एयर एक्ट 1956 की बात है बच्चे, ये हमारे देश तो तब हम पंचवर्ती योजना बना रहे थे अपने लिए, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब यहाँ पे बहुत पहले आया, और इन्होंने सारी की सारी चीज जो आज हम देख रहे हैं ना, आज हम कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत साफ है, बहुत ये है, जो दौर हम आज देख रहे हैं क्योंकि हम डेवलपिंग है,
तो वो दौर ये कंट्रीज देख चुकी हैं, ठीक है, और इसीलिए जो है वो ज्यादा अवेयर रहती हैं, ज्यादा जो है उनके पास में आज कहने के लिए कि हाँ हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए लड़ रहे हैं, हम जो है आपका क्लीन एयर के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो ये चीजें जो है वो भुगत चुके हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहीं पे जो है आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ग्रेट स्मोक की घटना लंदन में। उसके बाद में बचे आपका एक्सॉन का वाल्डेज ऑयल स्पिल है 1989 का। यहाँ पे आपका क्या हुआ, अलास्का यूएसए में घटना हुई थी, विलियम साउंड नाम की जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे कि तेल का टैंकर जो है ना वो टकरा गया। तो तेल के टैंकर जब आपस में टकराए तो लगभग 1.1 करोड़ गैलन कच्चे तेल का जो है रिसाव हो गया, ठीक है। तो याद रखना है आपको कहाँ पे हुई थी, अलास्का में हुआ था, और इतनी बड़ी मात्रा में बचे आपका तेल जो है समुद्र के ऊपर फैल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लगभग 2.5 लाख सी बर्ड की मौत हुई, 1000 ऑफ सी ऑटर्स, मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द मरीन इकोसिस्टम, है ना। तो ये भी आपका पूरी तरीके से मरीन इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए घटना हुई थी, ठीक है। तो ये हुआ बचे आपका अलास्का यूएसए में, याद रखना इसे। एक्सॉन वाल्डेज ऑयल स्पिल, तो ऑयल स्पिल की घटना 1989 में। उसके बाद आपकी मिनीमाटा डिजास्टर आती है 1956 में, मिनीमाटा, और ये बेसिकली जो है आपका क्या है कि मरकरी की पॉइजनिंग हुई। मरकरी ये भी जो है अगेन कैडमियम के जैसे ये भारी धातु है, और ये भी जो है आपका हार्मफुल है, जहरीला है। तो उसमें क्या हुआ बच्चे आपका मिथाइल मरकरी, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में, ठीक है, इंडस्ट्रीज से जो आपका वेस्ट निकलता है ना, उस वेस्ट में जो है आपका मिथाइल मरकरी था। और वो जो है आपका क्या होता है बच्चे कि वाटर के साथ में, क्योंकि वेस्ट जो आपका निकलता है वो वेस्ट वाटर के फॉर्म में निकाला गया और उसको जो है वाटर बॉडी में डाल दिया गया, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि यमुना नदी में डाल दिया, गंगा नदी में डाल दिया। तो उसके कारण बच्चे आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक फैक्ट्री है शीशो करप्शन फैक्ट्री जापान में, उनके द्वारा जो है औद्योगिक अपशिष्ट में मिथाइल मरकरी की जो सांद्रता थी, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, उन्होंने जो है वाटर बॉडी में उसको छोड़ दिया। तो वाटर बॉडी में जब छोड़ेंगे तो पानी तो जो है आपका क्या होता है, एक पानी जो है पूरा का पूरा जो है कनेक्टेड है, ठीक है। तो आसपास के लोगों ने जब ये पानी पिया जिसमें कि मरकरी की अधिकता है, जिसमें कि मरकरी जो है एज अ पॉइजन है, उसके कारण बच्चे आपका क्या हुआ, मछलियों में जहर का संचय हुआ, स्थानीय लोगों में गंभीर तंत्रिका संबंधी बीमारी हुई, और इसी डिजीज को जो है आपका मिनीमाटा डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो मिनीमाटा ये आपको याद रखना है, अगेन जो है बच्चे आपका ये जापान में, और न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम जो है आपका ये होता है ना, जो ज्यादा जो है आपका मरकरी का कंजप्शन अगर लो कर ले तो वहां पे जो है आपका उनको न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी जो है वाटर पॉल्यूशन तो है ही है ना। और एक और चीज बच्चे यहाँ पे याद रखना, ये है आपका बायो एक्यूमुलेशन। ये जो मरकरी था ये एक्यूमुलेट हो गया फेसेस में, ठीक है, किसमें, फेसेस में, ठीक है। तो ये मरकरी जो है आपका ये एक्यूमुलेशन की जो घटना है वो भी दिखाता है, फिर मैग्नीफाई भी होता है ना। फूड चेन में आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते जो है आपका जो मरकरी है, पारा है, ये जो है बच्चे आपका मैग्नीफाई भी होता रहता है ना। जैसे आपका डीडीटी होता है ना, उसी तरीके से जो है आपका मरकरी भी बायो मैग्निफिकेशन भी दिखाता है, ठीक है। तो ये होगी आपके मिनीमाटा डिजीज 1956। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका सबसे रिपीटेड क्वेश्चन 2015 2019 ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, ठीक है। उसके बाद है आपका मिनीमाटा डिजीज, ये किस प्रकार के पॉल्यूटेंट के कारण होती है, तो ये होते ही बच्चे आपके मरकरी, मिथाइल मरकरी के कारण, मेनली जो है आपका मिथाइल मरकरी के कारण है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन आपका है इटाई डिजीज जो है ये किस प्रकार की पॉइजनिंग के कारण हुआ, ये जो है आपका बच्चे कैडमियम की अधिकता के कारण हुआ है ना, पानी में जो है कैडमियम था तो उसके कारण जो है इटाई डिजीज हो गई। अब जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि 2020 में विच टॉक्सिक गैस लीक्ड फ्रॉम द एलजी पॉलीमर्स प्लांट इन विशाखापट्टनम, वाइजाग वाली जो घटना थी वहां पे मुझे बताइए कौन सी गैस थी जिसके रिलीज के कारण यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्लोरीन है, स्टाइरिन है, अमोनिया है, या फिर आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड है, कौन सी गैस है जिसके रिलीज के कारण ये घटना हमने देखी, ठीक है। तो ये टॉपिक बच्चे आपका काफी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट में। जब हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देख रहे हैं ना, तो पॉल्यूशन में ही जो है आपका ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। मतलब उसी की जो है आपका क्या है, जब हम कंट्रोल पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर रहे हैं, किस किस तरीके से जो है आपका वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में जो है आपका बच्चे ये बीच में टॉपिक आपका आएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ही घटनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा
अगर आप लोग CBT2 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और बहुत रिलेटिव जो आपका रिलेवेंट जो कंटेंट है वो अगर आपको चाहिए, तो मेक इट इजी मैकेनिकल पे एक बार जरूर जाएंगे। वहां पे बहुत सारे ऑप्शन जो है आपके लोगों के लिए क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्रैश कोर्स है जिसमें कि 50 मार्क्स का जो नॉन टेक्निकल है वो आपको तैयार करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके इन्वायरमेंट की जो है आपकी ई बुक है जिसमें कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर इन्वायरमेंट दोनों ही अगर आपको पढ़ने हैं तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि अगर RRB JEE CBT2 के लिए अगर आप सीरियस हैं, है ना, तो इनकी जरूरत अब आपको पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका सिलेबस कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस करना चाहते हो, MCQs करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो रिलेवेंट कंटेंट के साथ में, तब बच्चे जो है आपकी चीजें आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है आपका नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और खुद को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं आपकी पढ़ाई का, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड टाइम पे अच्छा परफॉर्म करके आना है ना। ज्यादा क्वेश्चन जो है दूसरे से ज्यादा क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं, ठीक है। तो कंपटीशन में अपने आप को नॉलेजेबल तो बनाना है ही, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में नॉलेजेबल बनाना। तो एक्यूरेसी कहाँ से आएगी, स्पीड कहाँ से आएगी, प्रैक्टिस करके आएगी। तो मॉक टेस्ट जितना हो सकता है उतना मॉक टेस्ट दीजिए। अभी जो आपका स्टडी टाइम है, पहले जो है आपका 100% आप पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, लेकिन अभी जो है 50% टाइम जो है आप दीजिए बच्चे मॉक टेस्ट को, ठीक है। क्योंकि समय नहीं है, मॉक टेस्ट दीजिए। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितना हो सकता है उतना ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।